Good morning, everyone. Today's topic is how to select base paper for project work, research work. इसको करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट होता क्या है, रिसर्च क्या होता है, ये थीसिस कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट है या रिसर्च है वो किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए होता है या जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसको रीडिफाइन करने के लिए होता है, किसी चीज के बारे में कोई नया हाइपोथेसिस बनाने के लिए होता है या उसके कुछ नए सॉल्यूशंस देने के लिए होता है। आप उससे रिलेटेड कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और वो कंक्लूजन्स या बेसिस पे कुछ टेस्टिंग करते हैं और जिससे कि हम उस जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट करने का या रिसर्च करने का मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये है कि हम कुछ नई साइंटिफिक प्रोसेस बनाते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा, आपकी डिग्री को कंप्लीट करने में और ये हेल्पफुल होता है। तीसरा, अगर आपके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन से आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि हम वो ट्रुथ फाइंड आउट करते हैं जो कि हिडन है, जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, समाज जिससे अछूता है उसके बारे में हम पता लगाते हैं रिसर्च से या प्रोजेक्ट से। ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको ये बात बताने से पहले कि बेस पेपर कैसे सर्च करते हैं, बेस पेपर क्या होता है, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि रिसर्च कितने टाइप का होता है। रिसर्च बेसिकली दो टाइप का है, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल और प्योर रिसर्च जो है वो उसका मतलब ये है कि आप किसी थ्योरी को लेते हैं, आप उस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ नई थ्योरी बनाते हैं, कुछ नए फॉर्मुलेशंस बनाते हैं या कुछ नए सॉल्यूशंस बनाते हैं उस थ्योरी के, जिससे कि उसको इजीली अंडरस्टूड किया जा सके या उसको प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा रिलेट किया जा सके। तो एक ये होता है फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। दूसरा जो रिसर्च मैंने बताया वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मीन्स जिसमें कि हम किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं और वो एप्लीकेशन सोसाइटी के डायरेक्ट यूज में आता है, तो वो हुआ हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो इन प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को दो तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में जो वर्क होता है वो उसकी क्वालिटी बेसिस में होता है, इन चीजों को हम क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और क्वालिटी जैसे कि कलर हो गया या टेस्ट हो गया, ऐसे कई चीजें हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट नहीं कर सकते। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च की संख्या ज्यादा है, उसमें ज्यादा बहुत सारा रिसर्च होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आगे जो दूसरा रिसर्च जो होता है वो है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का जो टाइप है वो है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का कुछ बेसिस होता है, किसी प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वो होता है। और जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो ये होते हैं कि हम उसमें कोई पहले से बेसिस नहीं है, नया बेसिस तैयार किया जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो रिसर्च होता है उसका फ्लो चार्ट क्या है। आप प्रोजेक्ट का जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्टिंग होती है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको करना क्या है। दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट प्रोजेक्ट का है रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू में क्या आता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि इससे रिलेटेड, इस हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड और कौन कौन से लिटरेचर अवेलेबल। फिर थर्ड पार्ट होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कि ये कि आप जैसे लिटरेचर का आपने स्टडी किया उसके बाद आप नया उसमें क्या कर सकते हो, वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होने के बाद अब आपका मेन प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप फिर नया रिसर्च से डाटा कलेक्शन करते हो, उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें इक्विपमेंट्स इकट्ठे करते हो या डेटा जो है उसको अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद डेटा का एनालिसिस करते हो।
ऐसी बहुत सारी चीजें इसके बाद आ जाती है। और लास्ट में जो बचता है वो है डेटा का रिजल्ट का कंक्लूजन। आपको जो डेटा मिला है उसको आपको इंटरप्रेट करना है और उससे उसके बेसिस में कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इतना सब कुछ होने में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लिटरेचर रिव्यू पार्ट, जो कि सेकंड आपके जैसे डेटा रिसर्च प्रॉब्लम जैसे डिफाइन हो जाता है उसके तुरंत बाद आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू में आपको एक डेटा जो लिटरेचर इंटरनेट पे अवेलेबल है या बुक्स के फॉर्म में है या किसी दूसरे फॉर्म में, किसी के दूसरे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में है, ये सारा डेटा आपको एनालाइज करना और उस डेटा से के बेसिस में हम धीरे धीरे उसको नैरो डाउन करते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पास में लेके आते हैं, मतलब उससे रिलेवेंट डेटा सर्च करते हैं, फिर और नैरो डाउन करते हैं, मतलब और फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको ये समझ में आता है कि नहीं मुझे इस पेपर पे काम करना है। तो वो जो पेपर है जिस पे आप काम करने चाहते हो वो पेपर जो होता है वो है आपका बेस पेपर। बेस पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का और क्या किसी भी रिसर्च का, क्योंकि ये वर्क जो है आपके वर्क से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हो। तो बेस पेपर इज ए सैंपल पेपर दैट हैज बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड in same topic that is used for reference material for completing new project. What should be in the base paper? What qualities should be in the base paper? It should be reliable. Reliable paper will come from the reliable source. इसलिए आपका जो पब्लिशर है वो भी रिलायबल होना चाहिए। एंड सेकेंड इज डिजाइन इन मेथड। जो बेस पेपर का जो मेथड है या डिजाइन है वो वैसे ही होना चाहिए जैसा कि आप अपने वर्क में करने जा रहे हो। सिमिलर मीन्स मोस्टली सिमिलर होना चाहिए। थर्ड इज रिसेंट। बेस पेपर रिसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराने किसी के काम को उठा के उसमें कुछ करने जा रहे हो, क्योंकि बहुत पुराना होगा तो वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी और ने काम नहीं किया होगा। फोर्थ क्वालिटी जो बेस पेपर में होना चाहिए वो है क्लियर। तो जो भी चीजें उसमें डिस्क्राइब की है वो सब क्लियर होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ओके, रिलायबल मीन्स द रिसर्च वर्क must be valid and design and method should be same, and this should be and other thing, all those things should be there. Okay, I'll say it should be clear also. तो रिलायबल सोर्स के बारे में बात करता हूँ। जो पहली क्वालिटी मैंने बताई बेस पेपर की, रिलायबल सोर्सेस में आप जा सकते हैं, एल्सवियर के वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां से आपको जो पेपर मिलेगा वो रिलायबल होगा। स्प्रिंजर पे जा सकते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस में जा सकते हैं, विले में जा सकते हैं, IEEE, IET, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, सेज पब्लिकेशन, नेचर पब्लिकेशन, ये सारे पब्लिकेशन जो कि एक रेपुटेड उसमें आते हैं। और इनके जो पेपर होते हैं उनको आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, वो सब SCI इंडेक्स होते हैं, या इस SCI जो एक स्टैंडर्ड है जिसमें कि किसी पेपर की क्वालिटी हो, जर्नल की क्वालिटी के बेसिस में इंडेक्स किया जाता है। वैसे स्कोपस इंडेक्स भी होते हैं। और बाकी जो जर्नल्स हैं कुछ फर्जी जर्नल्स हैं जिसमें कुछ भी पब्लिकेशन होता है, कोई कुछ भी भेज दे लिख के या किसी का कॉपी करके भी भेज देगा, वो भी पब्लिश हो जाता है। वो जर्नल्स जो है उनको आपको यूज नहीं करना, those all are not recommended। उनको आप यूज करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। जब आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे तो आपका प्रोजेक्ट वर्क भी सही नहीं बन के आएगा, लास्ट में आपको आउटपुट सही नहीं। इसलिए बेस पेपर का सिलेक्शन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलते हैं। दूसरी चीज, आपको बेस पेपर मिलेगा कैसे? आपको सबसे बेस पेपर सर्च करने के लिए आपको जिस भी पब्लिशर का, रिलायबल सोर्स का बेस पेपर पब्लिश सर्च करना है उसको आप अपने माइंड में रखिए या कहीं पर नोट करके रखिए सारा, या फिर आप एक एक करके सबका सर्च कर सकते हैं, जिसमें जिसको आपको बेस्ट लगेगा कि ये सबसे ज्यादा मैचिंग है उसको आप बेस पेपर में सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है www.scholar.google.com। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे गूगल स्कॉलर, गूगल की एक वेबसाइट है। गूगल आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी वेबसाइट और अच्छे रिसोर्सेज देता है। तो
रिसर्चर्स या प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी उसने बहुत अच्छी वेबसाइट दी हुई है, वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे आप जाइए, गूगल स्कॉलर में जब सर्च बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है, उस टाइटल को आप लिखिए, साथ में आप उसमें प्लस साइन लगा के आप एल्सवियर लिख सकते हो, प्लस साइन लगा के आप स्प्रिंगर लिख सकते हो, प्लस साइन लगा के आप टेलर एंड फ्रांसिस लिख सकते हो। कुछ भी जिसका भी पब्लिशर, जिस पब्लिशर का भी आपको चाहिए कि हमें इसका लेना है, उस पब्लिशर का नाम लिख सकते हो। उसको नाम लिख के आपको सर्च यहाँ पे सर्च बटन दबाना है। जैसे आप सर्च बटन दबाओगे, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ये थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स में आपको क्या करना है, मैंने जैसे बोला कि रिसेंट होना चाहिए, तो आपको रिसेंट सेलेक्ट करना है। तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप रिसेंट सेलेक्ट कर सकते हो। रिसेंट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 2019 सिंस 2019 सेलेक्ट किया, तो सिंस 2019 में क्या होगा कि 2019 के बाद के सारे पेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ सेपरेट होके सिलेक्ट होके आ जाते हैं, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें से पहला वाला चॉइस किया, और जैसे ही मैंने पहले वाले पे क्लिक किया तो तुरंत मैं एल्सवियर की वेबसाइट पे पहुंच गया। मतलब मैंने एल्सवियर का बेस पेपर चॉइस किया था, तो एल्सवियर की वेबसाइट में पहुंच गया। तो एल्सवियर की वेबसाइट में आपको जाना है, यहाँ पे जो टॉप में यूआरएल दिया हुआ है, उस यूआरएल को आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि गूगल में फिर से जाना है, गूगल पे सर्च करना है आपको SCI हब। SCI हब जब आप लिखोगे गूगल में सर्च में, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट को खोल के आएगा, जो कि SCI हब का है। SCI हब की जो वेबसाइट है उसको आप सिलेक्ट करोगे, और उसमें जैसे ही आप जाते हो, इमीडिएटली आपको मिलेगा कि जो है वेबसाइट ओपन हो गया। और जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे ऐसे कौवे का चाबी लिए हुए ऐसा कुछ आइकन दिखेगा, और यहाँ पर आप कोई भी पेपर डाउनलोड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों को स्पेशली बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है, कई लोग नहीं जानते कि डाउनलोड कैसे करना है उनके पास से, क्योंकि हम लोग अभी लॉकडाउन में अपने अपने घर पे हैं, तो पेपर कैसे डाउनलोड करें ये बहुत बड़ी समस्या। पेपर कॉलेजों में डाउनलोड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सब्सक्रिप्शन होता है, घर से डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ की इस वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करना बहुत आसान होगा। यहाँ पर आके आप अपना जो लिंक पहले से कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चाबी बनी हुई है राइट साइड में और ओपन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ये आर्टिकल को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको इस तरीके से आर्टिकल ओपन हो जाएगा। जब आपका आर्टिकल ओपन हो जाता है तो आप इसको यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, और नीचे तक पूरा स्क्रॉल करके पूरा PDF आपको दिखेगा, लास्ट तक दिखेगा, और लास्ट पेज में जाके भी आप पूरा कर सकते हो। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपने माउस कर्सर को ऊपर लेके जाइए, तो आपको ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। एरो नीचे के साइड में जो एरो दिखाई देगा, उस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका, अगर आपको ठीक लगा है कि ये बेस्ट पेपर के लायक है और ये मेरे प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो आप इसको बेस्ट पेपर मान लीजिए। अगर आपने बेस्ट पेपर किसी पेपर को मान लिया है तो उस पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 15 दिन के लिए पढ़िए और उसको अच्छी तरह से समझिए। और ये देखना है साथ में आपको कि इस पेपर में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, उसने किस किस लिटरेचर को रेफर किया है, और क्या उसने एनालिसिस किया है, कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर किए हैं। सारी चीजें उसकी पेपर की आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। और उसके बाद आपको ये देखना है कि अपने जो करेंट प्रोजेक्ट है उसमें क्या आप वही पैरामीटर्स निकाल सकते हो जो कि बेस पेपर में निकाले गए। अगर आप भी वही पैरामीटर रिजल्ट्स आए हैं और बेस पेपर में जो रिजल्ट्स हैं, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कंक्लूजन्स निकालना है कि आपका उससे बेटर है तो कितना बेटर है, या बेटर नहीं, क्यों बेटर नहीं, क्या कर सकते हो कि उससे बेटर बना। फिर क्या कंपैरिजन को आपको एक टेबल में बनाना है, या तो आपको टेबल या फिर ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। ये रिप्रेजेंटेशन आप करने के बाद आप अपना खुद का पेपर पब्लिश कर सकते हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या कहीं पर भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट ला सकते हो। डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैं एक लाइन बोल के इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वर्क हार्ड इन साइलेंस,
let success make all the noise for you. Thank you all. Thanks for watching so much. Like and subscribe.